हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड। तो आज हम बायोलॉजी का सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर से नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम आप लोगों को हृदय की क्रियाविधि बताएंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग भी अगर जो हमारा इसके पहले बनाए हुए वीडियो को जो नहीं देखे हैं तो फटाफट उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक ये वीडियो उतना पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे दोस्तों इसके पहले जितने भी हृदय की जो स्ट्रक्चर था, कौन सा पार्ट का क्या नाम था, कौन सा मतलब विशेष यानी कौन सी वाहिनी कहाँ से निकल करके कहाँ तक जाती थी, अच्छा हृदय के किस पार्ट से ना निकलती थी, अच्छा किस पार्ट में कौन सा विशेष आती थी, उसका पूरा डिटेल्स मतलब हम लोग जान गए थे। आज जो टॉपिक जो है वह हृदय जो हमारा है उसकी क्रियाविधि के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यानी जो हृदय जो धड़कता है तो वास्तव में ना किस तरह से ना धड़कता है। तो हमने ये बताया था कि जो मानव के जो हृदय जो होते हैं यानी हम लोगों का जो हृदय होता है उसमें चैम्बर या कोष्ठ या कक्ष की संख्या जो होती है वो 4 पाई जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों हृदय की क्रियाविधि जो होता है तो इसमें जो 4 जो कोष्ठ पाए जाते हैं ये नहीं है कि चारों कोष्ठ एक ही साथ फैलते हैं, एक ही साथ सिकुड़ते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा हृदय किस प्रकार से धड़कता है यानी किस प्रकार से कार्य करता है इसके बारे में हम लोग जानें। तो सबसे पहले दोस्तों हृदय की क्रियाविधि में ना मुख्य रूप से ना 2 क्रियाएं आती हैं। यानी हृदय जो हमारा होता है वो मुख्य रूप से ना 2 क्रियाओं पे निर्भर करता है। एक क्रिया को कहते हैं सिस्टोलिक क्रिया और दूसरे क्रिया को कहते हैं डायस्टोलिक क्रिया। तो यहाँ पे दोस्तों यही लिखा गया है कि जो हमारा हृदय होता है वह 2 प्रकार से क्रिया करता है। एक क्रिया को कहते हैं सिस्टोलिक क्रिया और दूसरी क्रिया को क्या कहते हैं डायस्टोलिक क्रिया। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये हृदय की क्रियाविधि में लिखा गया है सिस्टोलिक क्रिया। सिस्टोलिक क्रिया उसको कहेंगे कि हृदय के जो यानी हमारे दिल के ना जो 4 जो चैम्बर पाए जा रहे हैं तो जो चैम्बर सिकुड़ेगा, सिस्टोलिक मीन्स होता है सिकुड़ना, 100 से सिस्टोलिक और 100 से सिकुड़ना, यानी हृदय का वह कक्ष सिकुड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे सिस्टोलिक क्रिया कहेंगे। जब तक उस कक्ष में सिस्टोलिक क्रिया होगा नहीं तब तक वह कक्ष जो है वो सिकुड़ेगा नहीं। यानी सिस्टोलिक क्रिया का मतलब क्या चीज होता है सिकुड़ना, डायस्टोलिक क्रिया का मतलब क्या चीज होता है फैलना। आप लोग सिंपल भाषा में यही जानिएगा, वैसे फैलना नहीं होता है। डायस्टोलिक क्रिया का मतलब इसका सबसे शुद्ध हिंदी ये होगा कि हृदय को पूर्व अवस्था में आना, लेकिन हम समझने के लिए यहाँ पे फैलना लिखे हैं। सिस्टोलिक मीन्स होता है हृदय को सिकुड़ना और डायस्टोलिक क्रिया मीन्स होता है हृदय का फैलना। उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक पूछता है कि जो हमारा नॉर्मल जो इंसान होते हैं उनके ब्लड प्रेशर कितना कितना होते हैं। तो जो सिस्टोलिक क्रिया का जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120 mmHg होता है। सिस्टोलिक क्रिया का जो ब्लड प्रेशर जो होता है वह कितना होता है तो 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक क्रिया का जो ब्लड प्रेशर जो होता है वह 80 mmHg होता है। तो यहाँ पे ना दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की ब्लड प्रेशर कितनी होनी चाहिए तो सिस्टोलिक क्रिया का ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होगा 120 mmHg सिस्टोलिक क्रिया का ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक क्रिया का ब्लड प्रेशर कितना होगा 80 mmHg। उसके बाद हृदय की क्रियाविधि दोस्तों जानने से पहले इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में हम जान लेते हैं। हमने ये बताया था कि ये जो दाहिने साइड जो ऊपरी वाली जो भाग है उसको दायां अलिंद हम लोग कहे थे फर्स्ट वाले वीडियो में। उसके बाद जो ऊपरी बाएं साइड का जो था उसको क्या कहे थे बायां अलिंद कहे थे। उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट था जो ये जो दिखाई दे रहा है इसको दायां नीले और उसके बाद बाएं साइड ओर का जो निचले वाला जो हिस्सा है यानी यह जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहेंगे बायां नीले। तो यही 4 क्या है दोस्तों ये कक्ष है या चैम्बर है, यानी इसको क्या कहेंगे इसका टोटल नाम है दायां अलिंद, इसका नाम है बायां अलिंद, इसका नाम है दायां नीले और इसका नाम है बायां नीले। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा ये जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है यह हमारा फेफड़ा है।
यह हमारा क्या है, ये हमारा फेफड़ा है, जो कि हमने इसको अलग से हम समझने के लिए बनाया है। यह चूली देखा जाए तो इतना अलग थोड़ी ना होता है, हम बस केवल आप लोगों को समझने के लिए इस फेफड़े को दोस्तों इतना मतलब दूर हम बनाए हैं। तो यहाँ पे ना जो दाया जो नीले है उससे एक विशेष प्रकार की धमनी निकलती थी, जिसका नाम क्या था, पल्मोनरी धमनी। और पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रुधिर बहता था, अशुद्ध रुधिर बहता था। हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि यही एक ऐसा धमनी है जिसमें कौन सा रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। और पल्मोनरी धमनी दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि दाया नीले से निकल करके कहां पे जा रही है, फेफड़े में जा रही है। यानी पल्मोनरी धमनी दाया नीले से निकल करके कहां से जाती है, फेफड़े में जाती है। और कौन सा रुधिर को लेकर के जाती है, अशुद्ध रुधिर को लेकर के जाती है। अब दोस्तों वास्तव में शुद्ध रुधिर किसे कहते हैं, अशुद्ध रुधिर किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग जान लीजिएगा। जिस रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है उसको शुद्ध रुधिर कहते हैं, और जिस रुधिर में ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है उसको क्या कहते हैं, अशुद्ध रुधिर कहते हैं। यानी जिस रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी उसको शुद्ध रुधिर कहेंगे, और जिस रुधिर में ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहेगी उसको अशुद्ध रुधिर कहेंगे। तो पल्मोनरी धमनी दोस्तों कहां से ना निकल रही है, दाया नीले से निकल करके कहां पे जा रही है, फेफड़े में जा रही है। और किस प्रकार के रुधिर को लेकर के जा रही है, तो अशुद्ध रुधिर को लेकर के जा रही है। अब यहां से दाया नीले से ना दोस्तों, दाया नीले से ना जब अशुद्ध रुधिर जो दाया नीले में पाया जा रहा है, अशुद्ध रुधिर पल्मोनरी धमनी से होता हुआ फेफड़े में जब जाता है तो फेफड़े में रुधिर शुद्ध होता है। शुद्ध होने का मतलब यह है कि अशुद्ध रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पाया जा रहा है वह अशुद्ध रुधिर से निकल करके फेफड़े में जाता है, और फेफड़े से हम लोग श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और इस जो वातावरण से जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो वो फेफड़े में आता है। तो जब ये पल्मोनरी धमनी से होता हुआ अशुद्ध रुधिर जब फेफड़े के अंदर जब जाता है तो यह अपने कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े को दे देता है, और फेफड़े में पाए जाने वाले ऑक्सीजन को रुधिर के अंदर मतलब कर लेता है। अब यहां से ना आप लोग देखिएगा, जब फेफड़े में ना अशुद्ध रुधिर जो था वो शुद्ध जब हो जाता है तो वह ये विशेष प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसका नाम है पल्मोनरी शिरा। अब दोस्तों पल्मोनरी शिरा कहां तक जाता है, तो यह फेफड़े से निकल करके और कहां तक आ रहा है, तो इसको दोस्तों क्या कहते थे, बायां अलिंद कहते थे। यानी पल्मोनरी शिरा जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है वह फेफड़े से ना निकल करके और कहां तक आता है, बायां अलिंद तक आता है। तो ये सब दोस्तों चीज आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हृदय की क्रिया भी देखो जिसको आप लोग समझ लेंगे तो कुछ भी नहीं है। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिएगा, दाया नीले से ना दोस्तों पल्मोनरी धमनी जो होता है वह अशुद्ध रुधिर को लेकर के कहां जाता है, फेफड़े के अंदर जाता है। यानी कोई पूछे कि पल्मोनरी धमनी कहां से निकल करके कहां तक जाती है, तो दाया नीले से ना निकल करके कहां तक जाती है, फेफड़े को जाती है। अब पल्मोनरी धमनी में दोस्तों अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध रुधिर उसको कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। तो यह पल्मोनरी धमनी जब दाया नीले से ना अशुद्ध रुधिर को फेफड़े में लेकर के जाता है तो यह अशुद्ध रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जा रहा है ज्यादा मात्रा में, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े को दे देता है, और फेफड़े में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको कुपिका कहते हैं, वो कुपिका में दे देता है। और कुपिका के अंदर जो ऑक्सीजन जो भरा रहता है, तो अशुद्ध रुधिर में दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, और कुपिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो गैस अदला बदली हो जाते हैं। यानी पल्मोनरी धमनी से ना दोस्तों अशुद्ध रुधिर में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़े के कुपिका में चला जाता है, और फेफड़े के कुपिका में पाए जाने वाला ऑक्सीजन गैस वह रुधिर के अंदर आ जाता है। तो जब रुधिर के अंदर जब ऑक्सीजन की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो उसको शुद्ध रुधिर कहते हैं। अब ये दोस्तों जो शुद्ध रुधिर जो होता है वह पल्मोनरी शिरा से होता हुआ, यानी पल्मोनरी शिरा से होता हुआ फेफड़े से कहां पे आ जाते हैं, बायां अलिंद में आ जाते हैं। फिर से यहाँ पे दोस्तों कोई ये पूछे कि फेफड़े से शुद्ध रुधिर किसके द्वारा हृदय में जाता है, तो किसके द्वारा फेफड़े से शुद्ध रुधिर जा रहा है, पल्मोनरी शिरा के द्वारा शुद्ध रुधिर फेफड़े से ना कहां पे चला जा रहा है,
बायां अलिंद में चला जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं, लेकिन आने से पहले उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा के बारे में हम आप लोगों को बात बता दें। जो भी हम लोग के अंदर जैविक क्रियाएं होती है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस सब जैविक क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर में क्या चीज बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो रुधिर में मिल जाता है, और जब रुधिर में मिल जाता है तो उसको अशुद्ध रुधिर कहते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो ये क्रिया कैसे होती है? उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा, हमने केवल यही फर्स्ट वाले वीडियो में बताया है कि पल्मोनरी शिरा ही एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। बाकी सब जितने भी शिरा हैं उसमें किस प्रकार का रुधिर बहता है? अशुद्ध। तो उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा जो कि शरीर के पूरे अंगों से अशुद्ध रुधिर को ला करके और दायां अलिंद में छोड़ता है। और कोरोनरी जो दोस्तों जो ये जो चित्र जो है इसको कोरोनरी साइनस कहते हैं। ये कोरोनरी साइनस क्या करता है? हृदय की दीवार में, यानी हृदय में पाए जाने वाले अशुद्ध रुधिर को दायां अलिंद में लाता है। अब यहाँ पे दोस्तों अब हृदय की क्रियाविधि पे हम चलते हैं। हृदय की क्रियाविधि पे चलते हैं, और आप लोग दो क्रिया, यानी हमने बताया है कि हृदय की क्रियाविधि जो होता है वह दो भागों में उसको बांटा गया, यानी दो क्रियाओं को निर्भर करता है। एक को सिस्टोलिक क्रिया कहते हैं। सिस्टोलिक क्रिया का मतलब होता है हृदय का सिकुड़ना, और एक क्या होता है? डायस्टोलिक क्रिया होता है, और डायस्टोलिक क्रिया का मतलब होता है हृदय का फैलना। अब एक चीज जान जाइएगा दोस्तों, जब कोई चीज, अब जो सपोर्टेड मान लीजिए कोई गुब्बारा है, गुब्बारा में पानी भरा हुआ है, और उस गुब्बारे को कोई सिकुड़ाइए और उस गुब्बारे में हल्का सा छेद कर दीजिए, तो उसको सिकुड़ाएंगे तो क्या होगा? उस गुब्बारे के अंदर से ना जो पानी भरा हुआ है वो बाहर निकलेगा। लेकिन यानी जब हमारा हृदय सिकुड़ेगा तो हमारे हृदय के जो चार जो चैम्बर है अगर जो सिकुड़ेंगे तो वहां से ब्लड निकलेगा। यानी अगर ये पार्ट अगर सिकुड़ रहा है तो यहां से ब्लड निकलेगा, और निकल करके कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। और अगर जो यह पार्ट अगर जो सिकुड़ रहा है तो यहां से ब्लड निकलेगा। सिकुड़ने का मतलब जिस पार्ट में हृदय के जो चार जो चैम्बर, चाहे चार जो कक्ष, चाहे चार कोष्ठ जो है, तो ये चार कोष्ठ में से जिस कोष्ठ में सिकुड़न होगा, यानी सिस्टोलिक क्रिया जिस कोष्ठ में होगा वहां से रुधिर निकलेगा। वहां से रुधिर क्या होगा? निकलेगा। और जिस कोष्ठ में डायस्टोलिक क्रिया होगा वहां उस कोष्ठ में ना रुधिर आएगा। यानी डायस्टोलिक क्रिया जिस कोष्ठ में होगा उस कोष्ठ में रुधिर का होगा? प्रवेश करेगा। और जिस कोष्ठ में सिस्टोलिक क्रिया होगा उस कोष्ठ से ना रुधिर का होगा? बाहर निकलेगा। तो यहां पे देखिएगा उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा जो कि जब पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करके और हृदय के कहां में, किस भाग में लेकर के आते हैं? दायां अलिंद में लेकर के आते हैं। तो इस भाग में रुधिर कब आएगा? यानी दायां ये जो अलिंद है, दायां अलिंद में पूरे शरीर से ना अशुद्ध रुधिर कब आएगा? ये फैलेगा कि सिकुड़ेगा? जब ये फैलेगा। हमने बताया है कि डायस्टोलिक क्रिया का मीन्स होता है फैलना, और जब डायस्टोलिक क्रिया जिस कक्ष में होगी तो इसके मतलब उसके अंदर रुधिर आएगा। और जब सिस्टोलिक क्रिया मीन्स होता है सिकुड़ना, जिस कोष्ठ में ना जब हृदय सिकुड़ेगा उसमें से ना रुधिर क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। यानी सिस्टोलिक क्रिया अगर जिस कक्ष में होगी वहां से रुधिर बाहर निकलेगा, और जब डायस्टोलिक क्रिया जब होगी तो वहां से रुधिर क्या होगा? अंदर उसके आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको रुधिर सबसे पहले पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर को दायां अलिंद, दोस्तों ये दायां अलिंद है, दायां अलिंद में लाना है। कब आएगा? ये सिकुड़ेगा कि फैलेगा? ये फैलेगा तभी आएगा। तो दोस्तों हृदय की क्रियाविधि में यही होता है कि जब इसको दायां अलिंद कहते हैं, जब दायां अलिंद में डायस्टोलिक क्रिया होती है, जब दायां अलिंद में डायस्टोलिक क्रिया होती है, यानी जब हमारा दायां अलिंद फैलता है, तो जब हमारा दायां अलिंद फैलता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, और जब आयतन बढ़ जाता है तो उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा में पाए जाने वाले अशुद्ध रुधिर कहां पे आ जाते हैं? दायां अलिंद में आ जाते हैं। जब दायां अलिंद में डायस्टोलिक क्रिया होती है, डायस्टोलिक क्रिया मीन्स होता है फैलना,
जब दाया अलिंद में डायस्टोलिक क्रिया होती है तो उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा से अशुद्ध रुधिर कहां पे आ जाता है? दाया अलिंद में आ जाता है। अब दोस्तों इस दाया अलिंद से रुधिर को दाया नीले में जाना होता है। इस दाया अलिंद में जब डायस्टोलिक क्रिया हो गई तो उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा से ना दोस्तों अशुद्ध रुधिर दाया अलिंद में आ गया। अब दाया अलिंद से ना दोस्तों अब इसमें से रुधिर को किसमें जाना है? दाया नीले में जाना है। और किसके द्वारा जाएगा? तो इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ हमारा रुधिर दाया अलिंद से दाया नीले में जाएगा। अब बताइए कि इसमें कौन सी क्रिया होगी? इसमें तो रुधिर आ चुका है और इसमें से ना रुधिर को दाया नीले में जाना है। और किसके द्वारा जाना है? ट्राइकस्पिड वाल्व, इस वाल्व से होता हुआ। तो दाया अलिंद से ना दोस्तों रुधिर बाहर निकल रहा है ना, यानी यहां से ना निकलेगा रुधिर और इसके अंदर प्रवेश करेगा। तो ये जब इसके अंदर जब आ गया है तो ये अब सिकुड़ेगा। ये अब क्या होगा? ये सिकुड़ेगा और ये तो क्या होगा? ये फैलेगा। तो इसमें से रुधिर कहां पे आ जाएंगे? यानी इस पार्ट से रुधिर कहां पे आ जाएगा? इस पार्ट में आ जाएगा। यानी दाया अलिंद से ना रुधिर ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ कहां पे आ जाएगा? दाया नीले में आ जाएगा। फिर से एक बार दोस्तों बात इसका आप लोग सुन लीजिए। मैंने ये बताया है कि जो निम्न महाशिरा और उच्च महाशिरा है उससे अशुद्ध रुधिर दाया अलिंद में कब आएगा? जब दाया अलिंद में डायस्टोलिक क्रिया होगी। डायस्टोलिक क्रिया का मीन्स होता है फैलना। जब दाया अलिंद में डायस्टोलिक क्रिया होगी तो उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा से अशुद्ध रुधिर दाया अलिंद में आ जाएंगे। अब दाया अलिंद से रुधिर को दोस्तों दाया नीले में जाना होता है और किसके द्वारा जाना होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा ये जाता है। दाया अलिंद से दाया नीले में रुधिर दोस्तों किसके द्वारा जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता कब है? जब इसमें ब्लड आ गया है तो इसमें सिस्टोलिक क्रिया होगी। यानी यहां से निकलना है ना, दाया अलिंद से रुधिर को निकलना है तो इसमें सिस्टोलिक क्रिया होगी। और इसमें कौन सी क्रिया होगी? डायस्टोलिक क्रिया होगी। तो जैसे इसमें सिस्टोलिक क्रिया होगी यानी दाया अलिंद में जैसे सिस्टोलिक क्रिया होगी और दाया नीले में ना जैसे डायस्टोलिक क्रिया होगी तो उस समय ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो खुल जाता है। यानी इसमें सिस्टोलिक क्रिया यानी सिकुड़ेगा ये और इसमें डायस्टोलिक क्रिया फैलेगा। तो उस समय ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा। और जब ट्राइकस्पिड वाल्व जब खुल जाएगा तो दाया अलिंद से ना अशुद्ध रुधिर किसमें आ जाएगा? ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ कहां पे आ जाएगा? दाया नीले में। अब दोस्तों देखिए इस दाया नीले में जब रुधिर जब आता है तो किस प्रकार का रुधिर होता है? अशुद्ध रुधिर। हृदय के दाहिने साइड और दोनों जो पार्ट पाए जाते हैं चाहे वो दाया अलिंद हो चाहे दाया नीले, उसमें कौन सा रुधिर होता है? अशुद्ध रुधिर। तो ये दाया नीले में आ गया। अब दाया नीले से दोस्तों रुधिर जो होता है यानी अशुद्ध रुधिर जो होता है वह पल्मोनरी धमनी से होता हुआ उसको फेफड़े में आना होता है। यानी दाया नीले से ना रुधिर को निकल करके किसमें आना होता है? पल्मोनरी धमनी में आना होता है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है और इन दोनों वाल्व का नाम होता है सेमीलूनर वाल्व। यानी यहाँ पे और इस जगह पे एक वाल्व पाया जाता है। इन दोनों वाल्व का यानी यहाँ पर भी एक वाल्व यहाँ पर भी एक वाल्व, इन दोनों वाल्व का एक ही नाम है, इसको कहते हैं सेमीलूनर वाल्व। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जब अशुद्ध रुधिर आ गया यानी दाया नीले में अशुद्ध रुधिर आ गया है तो यहाँ से ना रुधिर को कहाँ पे जाना है? पल्मोनरी धमनी में, यहाँ पे जाना है। यानी यहाँ से रुधिर निकलेगा और किसमें आएगा? पल्मोनरी धमनी में आएगा। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? ये फैलेगा कि सिकुड़ेगा? जब ये पार्ट सिकुड़ेगा तबे ना यहाँ से ना रुधिर निकलेगा। तो इसमें सिस्टोलिक क्रिया होगी। जब दाया नीले में सिस्टोलिक क्रिया होगी तो दाया नीले से रुधिर निकल करके कहां पे आ जाएगा? पल्मोनरी धमनी में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? पल्मोनरी धमनी में आ जाएगा। और जब पल्मोनरी धमनी में आ जाएगा तो यहाँ पल्मोनरी धमनी से होते हुए ये अशुद्ध रुधिर फेफड़े के अंदर चला जाता है। और फेफड़े के अंदर जैसे ही जाता है तो फेफड़े के अंदर जो हमारा अशुद्ध रुधिर होता है वो अशुद्ध होता है। यानी जिस रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो पाई जाती है वह रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े के
अंदर पहुंचा देता है। यानी रुधिर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे चला जाता है? फेफड़े के अंदर चला जाता है, और फेफड़े के अंदर जो ऑक्सीजन जो होता है वह किसके अंदर आ जाता है? रुधिर के अंदर आ जाता है, जिससे हमारा अशुद्ध जो रुधिर होता है वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। अब जैसे ही फेफड़े के अंदर जो हमारा अशुद्ध रुधिर गया था वह शुद्ध हो जाता है, तो वह पल्मोनरी शिरा से, देखिएगा दोस्तों, ये पल्मोनरी शिरा से होता हुआ हृदय के किस भाग में जाता है? तो वह बायां अलिंद में जाता है। जब फेफड़े के अंदर जो अशुद्ध रुधिर था वह शुद्ध हो जाता है, तो पल्मोनरी शिरा से होते हुए कहां पे जाता है? तो बायां अलिंद में जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये बात आप लोग ध्यान दीजिए कि पल्मोनरी शिरा में तो रुधिर है, और कौन सा रुधिर है? शुद्ध रुधिर। यह बायां अलिंद में आएगा कब? जब बायां अलिंद में कौन सी क्रिया होगी? तो बायां अलिंद में, यानी जब बायां अलिंद हमारा फैलेगा तो पल्मोनरी शिरा में जो शुद्ध रुधिर पाया जा रहा है वो कहां पे आ जाएगा? बायां अलिंद में आ जाएगा। जब हमारा बायां अलिंद फैलेगा तब न पल्मोनरी शिरा से न शुद्ध रुधिर बायां अलिंद में आएगा। यानी फैलने का मतलब कौन सी क्रिया? यानी बायां अलिंद में कौन सी क्रिया होनी चाहिए? डायस्टोलिक क्रिया। यानी जब बायां अलिंद में डायस्टोलिक क्रिया होती है, यानी जब हमारा बायां अलिंद जब फैलता है तो पल्मोनरी शिरा में जो पाया जाने वाला जो शुद्ध रुधिर है वह पल्मोनरी शिरा से कहां पे आ जाता है? बायां अलिंद में आ जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों, अब तो रुधिर बायां अलिंद में आ गया, और किस प्रकार का रुधिर आया? शुद्ध रुधिर आया। तो इसीलिए हम इसके पहले वाले वीडियो हमने बताया है कि जो हृदय के जो बायां जो साइड होता है, यानी जो बाएं तरफ का जो भाग होता है उसमें शुद्ध रुधिर बता, यानी हमारा शुद्ध रुधिर बायां अलिंद में आ गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बायां अलिंद में जब शुद्ध रुधिर आ गया है तो इसको कहां पे जाना है? इसको बायां नीले में जाना है, इसको बायां नीले कहते हैं। और ये जो बायां अलिंद और बायां नीले के बीच में जो वाल्व होता है उसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो यहां से ना दोस्तों बायां अलिंद से बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ हमारा रुधिर को अब बायां नीले में आना है। तो यहां से ना रुधिर बायां नीले में, यानी इस पार्ट से ना रुधिर को इस पार्ट में आना है। यानी बायां अलिंद में कौन सी क्रिया होगी और बायां नीले में कौन सी क्रिया होगी? तो यहां से रुधिर को चूंकि इसमें आना है तो यानी बायां अलिंद से रुधिर को निकलना है, यानी ये बायां अलिंद अब हमारा सिकुड़ेगा। यानी जब हमारा बायां अलिंद अब सिकुड़ेगा, यानी सिस्टोलिक क्रिया जब बायां अलिंद में होगी, इस वाले पार्ट में कौन सी क्रिया होगी? डायस्टोलिक क्रिया होगी। यानी ये सिकुड़ने का काम करेगा और ये फैलने का काम करेगा, जिससे बायां अलिंद से ना शुद्ध रुधिर बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा कहां पे आ जाता है? बायां नीले में आ जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग बात ध्यान दीजिएगा, कोई पूछे कि बाइकस्पिड वाल्व, यानी ये वाल्व कब खुलेगा? तो ये वाल्व उसी समय खुलता है कि जब ऊपरे वाले पोस्ट से ना जो रुधिर होते हैं वो निचले वाले पोस्ट में आते हैं। तो यहां से रुधिर निकल करके इसमें आना है, यानी ये तो सिकुड़ेगा और ये तो फैलेगा। यानी इसको बायां अलिंद कहते हैं, इसको बायां नीले कहते हैं। बायां नीले में सिस्टोलिक क्रिया और बायां अलिंद में सिस्टोलिक क्रिया, और बायां नीले में कौन सी क्रिया होगी? डायस्टोलिक क्रिया होगी, जिससे बाइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और शुद्ध रुधिर बायां अलिंद से बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए कहां पे आ जाता है? बायां नीले में आ जाता है। अब बायां नीले से दोस्तों रुधिर को निकलना है, और बायां नीले से रुधिर को निकल करके कहां पे जाना है? महाधमनी में जाना है। तो अब इस पार्ट में जो हमारा शुद्ध रुधिर आया है उसको महाधमनी में जाना है। तो आप लोग जरा सोचिए कि इस बायां नीले में कौन सी क्रिया होगी? यानी ये बायां नीले जब हमारा फैलेगा तो महाधमनी में रुधिर जाएगी, और जब बायां नीले हमारा सिकुड़ेगा तब जाएगी। तो ये दोस्तों जो हमारा बायां नीले है यानी सिकुड़ेगा तो इसका आयतन कम होगा, तो इसमें जो भरा हुआ जो ब्लड है वो कहां पे आ जाएगा? महाधमनी में आ जाएगा। यानी जब बायां नीले में सिस्टोलिक क्रिया जब होती है तो बायां नीले से ना शुद्ध रुधिर निकल करके और कहां पे जाता है? महाधमनी में चला जाता है।
और महाधमनी के द्वारा दोस्तों शुद्ध रुधिर जो होते हैं वो महाधमनी से पूरे शरीर में पहुंचा दिए जाते हैं। यानी जैसे ही शुद्ध रुधिर महाधमनी में चला जाता है वैसे ये महाधमनी बहुत सारे बंटवारा करके शरीर के पूरे हिस्सों में ना धमनी, केशिका ये सब बनाती हैं, तो उसके द्वारा पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर का बंटवारा हो जाता है। यही दोस्तों हमारा क्रिया विधि था। तो यहाँ पे दोस्तों चाहे सिस्टोलिक क्रिया होगा चाहे डायस्टोलिक क्रिया होगा, उसका दोस्तों नियमन और नियंत्रण कौन करता है? एसए नोड करता है। कौन करता है? एसए नोड। और एसए नोड को क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं। आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि सर जी आप तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारा जो हृदय है उसका धड़काने का काम कोई दूसरा करता है, यानी हमारी गर्लफ्रेंड करती है, हमारा बॉयफ्रेंड करता है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जो हृदय जो धड़कता है वो किससे धड़कता है? एसए नोड या पेसमेकर से। और आप लोग शरारती बच्चे हैं तो आप लोग शरारत करना थोड़ा सा कम करिए। तो हृदय की क्रिया विधि का दोस्तों हम रिवीजन एक बार फिर से हम कर दे रहे हैं। सबसे पहले निम्न महाशिरा और उच्च महाशिरा से जो अशुद्ध रुधिर है वह दायां अलिंद में आता है। और इस भाग में कब आएगा? जब दायां अलिंद फैलेगा। और फैलने को यानी जब हमारा हृदय फैलता है, अच्छा पूर्व अवस्था में जब जाता है तो उस क्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? डायस्टोलिक क्रिया। यानी कहने का मतलब यह है कि जब दायां अलिंद में डायस्टोलिक क्रिया होता है तो निम्न महाशिरा और उच्च महाशिरा से अशुद्ध रुधिर दायां अलिंद में आ जाता है। अब दोस्तों जब इसमें जब रुधिर आ गया है तो इस रुधिर को किस में जाना है? दायां नीले में जाना है। तो इस यहां से ना इस भाग से ना रुधिर को निकलना होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो दायां अलिंद जो है ये सिकुड़ेगा, यानी दायां अलिंद सिकुड़ेगा और ये दायां नीले का होगा, ये वाला पार्ट फैलेगा। यानी ये सिकुड़ेगा और ये फैलेगा। तो यानी इसके मतलब क्या चीज है? दायां अलिंद में कौन सी क्रिया होगी? सिस्टोलिक क्रिया होगी। दायां अलिंद में सिस्टोलिक क्रिया और दायां नीले में डायस्टोलिक क्रिया, जिससे यानी दायां अलिंद में सिस्टोलिक क्रिया और दायां नीले में डायस्टोलिक क्रिया होती है, जिससे ये जो ट्राइकस्पिड जो वाल्व होता है वो खुल जाता है और हमारा रुधिर दायां अलिंद से और कहां पे आ जाता है? दायां नीले में आ जाता है। और जैसे ही रुधिर दायां अलिंद में आता है तो इस दायां अलिंद से रुधिर को दोस्तों कहां पे जाना होता है? पल्मोनरी धमनी में जाना होता है। यानी दायां नीले से ना दोस्तों रुधिर को किस में जाना होता है? पल्मोनरी धमनी में जाना होता है। तो दायां नीले से ना अशुद्ध रुधिर पल्मोनरी धमनी में कब जाएगा? जब दायां नीले में दोस्तों सोचिए कौन सी क्रिया होगी? तो दायां नीले में नहीं, इस वाले भाग में जो रुधिर आया है इस वाले भाग से रुधिर को निकलना है और किस में जाना? पल्मोनरी धमनी में। तो कब निकलेगा? जब ये सिकुड़ेगा। यानी दायां नीले में कौन सी क्रिया होगी? सिस्टोलिक क्रिया होगी। जब दायां नीले में सिस्टोलिक क्रिया होती है तो दायां नीले में पाया जाने वाला अशुद्ध रुधिर दायां नीले से निकल करके कहां पे जाता है? पल्मोनरी धमनी में चला जाता है। और जैसे यहां से रुधिर इस पल्मोनरी धमनी में जाता है तो इस पल्मोनरी धमनी से होते हुए फेफड़े में चला जाता है। और फेफड़े में जैसे ही अशुद्ध रुधिर जाता है वो वहां पे ना यानी फेफड़े के अंदर अशुद्ध रुधिर क्या हो जाता है? शुद्ध रुधिर हो जाता है। और इस फेफड़े से ना जो शुद्ध रुधिर जो होते हैं वो इकट्ठा होकर के किसके द्वारा? फेफड़े से ना किसके द्वारा? हृदय में लाए जाते हैं, तो पल्मोनरी शिरा के द्वारा लाए जाते हैं। यानी जैसे ही फेफड़े में ना जो अशुद्ध रुधिर वो शुद्ध होता है तो वह पल्मोनरी शिरा से होते हुए कहां पे चला जाता है? इस वाले दोस्तों पोस्ट या चैम्बर का नाम होता है बायां अलिंद, यानी बायां अलिंद में जाता है। अब दोस्तों चूंकि फेफड़े से ना, फेफड़े की बात छोड़ दीजिए, पल्मोनरी शिरा से ना रुधिर को बायां अलिंद में आना है। बायां अलिंद में दोस्तों रुधिर कैसे आएगा? कब आएगा? जब बायां अलिंद में कौन सी क्रिया होगी? डायस्टोलिक क्रिया। यानी बायां अलिंद जब फैलेगा तब तो पल्मोनरी शिरा से ना शुद्ध रुधिर दोस्तों किस में चला जाएगा? यानी बायां अलिंद में चला आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जब शुद्ध रुधिर जब आ गया है, यानी इस वाले कोष्ठ में जब शुद्ध रुधिर आ गया है तो इस वाले कोष्ठ से ना दोस्तों कहां पे ना रुधिर को जाना होता है? इस वाले कोष्ठ में ना, यानी बायां नीले में जाना होता है। बायां अलिंद से रुधिर को किस में जाना होता है? बायां नीले में जाना होता है। अब बायां नीले में दोस्तों कब जाएगा? इसमें से बायां अलिंद से ना रुधिर बायां नीले में कब जाएगा? जब बायां अलिंद में सिकुड़ने की क्रिया हो और बायां नीले में फैलने की क्रिया हो।
और सिकुड़ने और फैलने की क्रिया दोस्तों यहाँ पे लिखाया गया है, यानी इससे, यानी बायां अलिंद से रुधिर बायां नीले में कब जाएगा? जब बायां अलिंद में सिस्टोलिक क्रिया हो और बायां नीले में डायस्टोलिक क्रिया हो। इसमें से दोस्तों रुधिर इसमें कब आएगा? जब बायां अलिंद में सिस्टोलिक क्रिया हो और बायां नीले में कौन सी क्रिया हो? डायस्टोलिक क्रिया हो। तो बाइकस्पीड वाल्व खुल जाता है, और जब बाइकस्पीड वाल्व जब खुल जाता है तो बायां अलिंद से ना शुद्ध रुधिर बाइकस्पीड वाल्व से होता हुआ बायां नीले में चला जाता है। और जैसे ही दोस्तों अब जाकर रुधिर कहां पे आ गया? बायां नीले में आ गया। अब बायां नीले से ना दोस्तों कहां पे जाना है? महाधमनी में जाना है, यानी इस बायां नीले से रुधिर को निकालना है। तो जब रुधिर को जब निकालना है बायां नीले से, तो बायां नीले में कौन सी क्रिया होगी? तो बायां नीले में हमेशा सिकुड़ेगा, यानी बायां नीले में कौन सी क्रिया? सिस्टोलिक क्रिया। तो जैसे ही शुद्ध रुधिर जब बायां नीले में जाता है तो बायां नीले में सिस्टोलिक क्रिया होती है, जिससे शुद्ध रुधिर बायां नीले से निकल करके कहां पे चला जाता है? महाधमनी में। शुद्ध रुधिर बायां नीले से निकल करके कहां चला जाता है? महाधमनी में चला जाता है, और महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में ना शुद्ध रुधिर पहुंचा दिया जाता है, यानी महाधमनी के द्वारा ही पूरे शरीर में ना शुद्ध रुधिर को क्या कर दिया जाता है? पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों इसके फर्स्ट वाले टॉपिक में ना एक पॉइंट छूट गया था, और वह था हृदय के चारों तरफ दोस्तों द्विस्तरीय कला पाया जाता है, और उस कला का नाम होता है हृदयावरणी कला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। और इस हृदयावरणी कला दोस्तों जो द्विस्तरीय होता है उसके बीच में ना एक द्रव्य पाया जाता है जिसको कहते हैं हृदयावरणीय द्रव्य। और यह द्रव्य चाहे यह कला दोस्तों हमारे हृदय को बाहरी आघातों से और घर्षण से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी हृदय द्विस्तरीय कला से चारों तरफ से ना ढका रहता है, चाहे घिरा रहता है, जिसको हृदयावरणीय कला कहते हैं। और हृदयावरणीय कला के अंदर हृदयावरणीय द्रव्य पाया जाता है, और यह द्रव्य और यह कला हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है और घर्षण से ना बचाता है। तो ये दोस्तों एक पॉइंट ये फर्स्ट मतलब जो लेक्चर था उसमें छूट गया था। तो हम आशा दोस्तों ये कर रहे हैं कि आप लोग हृदय की क्रिया भी आप लोग एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे, और ये भी समझ गए होंगे कि जो हमारे हृदय को जो हमारी गर्लफ्रेंड जो धड़काती थी वो हमारी गर्लफ्रेंड नहीं धड़का रही है। कौन धड़का रहा है? ये से नोड, जिसका इंग्लिश दोस्तों क्या होता है? इसका पूरा इंग्लिश होता है साइनो आर्टरियल नोड, जिसको क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं। आप लोग अपने गर्लफ्रेंड का नाम कत्ते एकदम भुला जाइएगा, वो धड़काने का काम नहीं करती, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करती है। तो इसी के साथ हम आप लोगों से विदा ले रहे हैं। नमस्कार, थैंक्स।